हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक कुमार एंड वेलकम टू वे टू सरकारी। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर का पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सीएचएसएल के, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो प्रीवियस ईयर का, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, वो इस सेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पहला सेट है और भी इसके सेट आएंगे। तो आज पहला सेट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड प्रेजेंटेड बाय मी आलोक कुमार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारी जो पीडीएफ रहता है वो उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। First question, the Untouchability Offences Act 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act in which year? जो Untouchability Act था 1955 का, उसको बदल के Protection of Civil Rights Act कर दिया गया था। कौन से ईयर में, कौन से साल में? तो आपको याद होगा कि आर्टिकल 17, जो आर्टिकल 17 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, उसमें लिखा गया एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा गया। आर्टिकल 17 के अंदर क्या लिखा गया? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा गया है। छुआछूत जो होता है उसको निषेध करने की बात करी गई है, एवोल्यूशन उसका करा गया है। और ये जो है अनटचेबिलिटी एक्ट कब का है? तो अनटचेबिलिटी जो एक्ट है वो कब का है? तो अनटचेबिलिटी जो एक्ट है हमारा वो है अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955। अनटचेबिलिटी एक्ट कब का है? 1955 का, जिसे बाद में 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 को चेंज करके कर दिया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना दिया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना दिया गया था कौन से ईयर में? 1976 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट जो था उसको चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया था। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट कौन सा आता है? तो पार्ट 3 आता है। और आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 जग जो होता है फंडामेंटल राइट्स आता है। और ये हम लोग ने कहाँ से बोरो करा है? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। और फंडामेंटल राइट जो है इसको और क्या बोल जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है वो बोला था फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। Which articles of the Indian Constitution provides for making any special provisions for women and children? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहिए फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए? तो ये है आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15 जो होता है, ये आर्टिकल 15 जो है क्या है? तो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। प्रोहिबिट करा गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी के रिलीजन्स के बेस पे हम लोग किसी पे नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे जो है हम लोग किसी भी पर्सन को जो है वो क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 के अंदर लिखा गया। आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी आयुष्मान खुराना की। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम लोग किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15(1). The Linguistic Provinces Commission set up by the Government of India in June 1948 के अंदर जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया था। तो इसको हेड किसने करा था? तो इसको हेड करा था एस.के. धार। एस.के. धार कमेटी बैठी थी। आपको याद होगा कि एस.के. धार कमेटी जो है ये 1948 में बैठी थी, जिसमें बोला गया था कि जो स्टेट है उसको इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना बोल के इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे जो है आप स्टेट को डिवाइड कर दीजिए। 1948 के अंदर जो एस.के. धार कमेटी बैठी थी उन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना करके आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। फिर 1948 के अंदर ही एक और कमेटी बैठी थी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिताभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारामैया, इन्होंने भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करा था, इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को भी नहीं माना था। फिर एक साउथ के पर्सन थे पोट्टी श्री
मल्लू जो है ये मद्रास के पर्सन थे, मद्रास से थे, और इन्होंने जो है क्या कर दिया था, फास्ट कर दिया था, व्रत कर दिया था, फास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और जो है इनकी डेथ होने के बाद जो है मद्रास को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। एक बनाया गया था आंध्र प्रदेश और दूसरा बनाया गया था तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में जो था वो तेलुगु स्पोकन रहते थे, और तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर जो है वो तमिलियन स्पोकन रहते थे। लिंग्विस्टिक बेसिस पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, और दूसरा तमिलनाडु। और फिर 1953 के अंदर एक कमेटी बैठी थी, फैजल अली कमेटी बैठी थी, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, तो चेयरपर्सन थे फैजल अली, और कौन थे, एच एन कुंजरू थे, एच एन कुंजरू, और के एम पानीकर, एच एन कुंजरू एंड के एम पानीकर, ये तीन लोग थे 1953 के अंदर जो फैजल अली कमेटी बैठी थी। चेयरमैन थे फैजल अली, एच एन कुंजरू एंड के एम पानीकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस के धार। Who presided over the drafting committee of the constitution? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठाई गई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 29 ऑफ अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है कब सबमिट करा था, तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दे दिया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 को, और इसके चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो है 7 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, एक थे के एम मुंशी थे, और कौन थे, सेकंड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, थर्ड एन गोपाला स्वामी अयनंगर थे, फोर्थ थे बी एल मित्तर जिनको रिप्लेस कर दिया था माधव राउंडे जो है बी एल मित्तर को रिप्लेस कर दिया था। फिर थे फिफ्थ मोहम्मद सदुल्ला थे, और थे डीपी खेतान जिसको रिप्लेस कर दिया था, इनकी डेथ हो गई थी, डीपी खेतान को रिप्लेस कर दिया था कृष्णाचारी ने जो है रिप्लेस कर दिया था। और 7 थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो है वो क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और भी यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के भी कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनाई गई थी, के एम मुंशी थे। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी.वी. मावलंकर थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उसके जो है चेयरमैन थे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 74th Amendment Act 1992 added which of the following part of the Indian Constitution? तो ये कौन सा पार्ट जो है 74th Amendment Act में ऐड करा गया था, तो ये ऐड करा गया था पार्ट 9A ऐड करा गया था। जैसे आपको याद होगा कि पार्ट 9 जो होता है वो क्या होता है, तो पार्ट 9 जो होता है वो बताता है हम लोग के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है पार्ट 9, जो कि ऐड करा गया था 73rd Amendment Act में ऐड करा गया था 1992 में हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में, जिसमें पंचायत जो होती है वो 29 सब्जेक्ट के ऊपर 29 सब्जेक्ट के ऊपर जो है कानून बना सकती है। और एक आता है पार्ट 9A आता है, पार्ट 9A जो कि किसके लिए आता है, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए आता है। और ये जो है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी के लिए अमेंडमेंट हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में, जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो जो है मतलब 18 सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कानून बना सकते हो। म्यूनिसिपैलिटी का स्केड्यूल कौन सा है, तो 12th स्केड्यूल है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्केड्यूल कौन है, तो 11th स्केड्यूल जो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन
डी पार्ट 9A। एक याद रखिए पार्ट 9B जो होता है ये किसके लिए आता है, तो पार्ट 9B जो होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये ऐड करा गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 2011 में, उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड करा गया था, जिसका आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी पार्ट 9A। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट जो है पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन है, तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है इसका आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए गवर्नर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या हो गया, कंट्री। कंट्री का हेड जो होता है वो कौन होता है, तो कंट्री का हेड जो होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल मतलब इनका नाम, और टाइटल जो है टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो कौन होता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव। रियल जो कार्यपालिका होती है वो कौन होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनके हेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 के अंदर जो है प्रेसिडेंट का आर्टिकल लिखा गया है। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है, 153 के अंदर देयर शैल बी एन गवर्नर ऑफ एन स्टेट। और गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो कितनी होती है, 35 ईयर्स। 35 ईयर जो होती है वो मिनिमम एज चाहिए होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, जो विधान परिषद जिसे बोला जाता है, उसका मेंबर बनने के लिए 30 एज चाहिए होता है। और पंचायत का मेंबर बनने के लिए जो होता है 21 ईयर जो होता है वो एज चाहिए होता है। और हमारी वोटिंग एज जो होती है वो कितनी होती है, 18 साल। पहले हमारी वोटिंग एज जो थी वो 21 साल थी। पहले वोटिंग एज जो थी 21 साल थी, लेकिन इसे बाद में घटा के 18 साल कर दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो 18 और 18 प्लस वाले जो वोट देने होते हैं, जो वोट देते हैं उनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोला जाता है। और ये लिखा गया आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 जो होता है वो क्या बताता है हम लोग को, राइट टू वोट के बारे में बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। As per the Article 274 of the Indian Constitution, whose prior recommendation is required to the bills affecting टैक्सेशन, ऐसे बिल्स जो कि टैक्सेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब टैक्सेशन को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें जो होता है स्टेट्स भी जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं, तो उसके लिए किसकी प्रायर रिकमेंडेशन जो होती है वो चाहिए होती है, आर्टिकल 274 में लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। तो किसके रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट। और इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है। कोई भी बिल अगर अफेक्ट कर रहे हैं जो टैक्सेशन होते हैं जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेंडमेंट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल मार्च 2019। तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो 103 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं। और अगर अभी की बात करूं 2022 तक जो है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 103 था, 103 जो अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, EWS के लिए था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दे दिया गया था। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया था। 104 जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके लिए था, तो वो जो था वो SC और ST की जो सीट होती हैं लोकसभा, और जो रिजर्वेशन होता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SC ST की जो सीट रिजर्वेशन होता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में
में उसको 10 साल के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट में, 104th अमेंडमेंट में, 104th अमेंडमेंट में किया गया था। 101 की बात करें, 101वां जो अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए था। और जीएसटी जो है कब इंडिया में लागू करा गया था, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी काउंसिल जो है इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल होता है आर्टिकल 279A होता है। और जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन जो होती हैं वो कौन होती हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है वो क्या होती है, चेयरमैन होती है किसकी, जीएसटी काउंसिल की। और 105th जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था, तो 105th अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो था रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जो ओबीसीज के लिए जो है ये 105th अमेंडमेंट जो था वो किसके लिए था, ओबीसीज के लिए था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 103। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The second five-year plan that called for the establishment of socialistic pattern of the society was commonly referred to as, जो second five-year plan आया था 1956 से लेकर 1961 जो है, ये second five-year plan था जिसमें जो है socialistic pattern of society की बात करी गई थी। तो जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि second five-year plan जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है महलोबनीज प्लान भी बोला जाता है, पीसी महलोबनीज और नेहरू प्लान भी इसको जो है बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी लिखा है नेहरू प्लान, लेकिन ये नेहरू प्लान नहीं होगा। वैसे जो 1956 के अंदर जो ये सेकंड 5-year प्लान आया था इसको नेहरू एंड जो है महलोबनीज प्लान बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन माना है एसएससी ने ऑप्शन सी महलोबनीज प्लान। और जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है ये भी पूछा जा सकता है कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कौन से सेशन में इसको पास करा था, तो ये अवधि सेशन था 1955। अवधि सेशन था 1955 का, जिसमें आईएनसी ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को जो है वो क्या करा था, मतलब इसको जो है पास करा था। और अगर हम लोग बात करें सोशलिस्ट वर्ड जो है ये प्रियम्बल में भी ऐड करा गया था। प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये प्रियम्बल के अंदर जो है 3 वर्ड ऐड करे गए थे। कौन सा अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। यहाँ पे देखिए हेराल्ड डोमार मॉडल लिखा है, जो फर्स्ट 5-year प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 तक, जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो उसको हेराल्ड डोमार मॉडल भी बोला जाता है। और जो 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने कहां से लिया, तो 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट जो है ये यूएसएसआर से लिया है, रशिया से लिया है। और यूएसएसआर से और क्या क्या चीजें ली हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसएसआर से ही लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो था इसका पार्ट कौन सा है, तो इसका पार्ट है पार्ट 4A आर्टिकल 51A। पार्ट 4A आर्टिकल 51A जो होता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी महलोबनीज प्लान। Next question. The quorum to constitute a sitting of the Lok Sabha is dash of the total number of members of the House under Article 100 of the Constitution। मतलब कोरम कोरम का आर्टिकल कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरम का आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, आर्टिकल 100 जो होता है वो कोरम लिखा गया है। कोरम क्या होता है, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो प्रेजेंट होनी चाहिए टू स्टार्ट द, जो मीटिंग्स होती हैं हाउसेस की जो मीटिंग होती है उसको स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स चाहिए होता है उसको क्या बोला जाता है, कोरम बोला जाता है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये कितनी होनी चाहिए, तो ये टोटल सीट्स का 1/10 होना चाहिए। जितने भी सीट्स हैं उसके 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट है तो क्या कर सकते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउस की उसको स्टार्ट करा जाता है। तो 1/10 जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और कोरम जो है ये आर्टिकल 100 के अंदर लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1/10।
सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243 वी के अकॉर्डिंग जो है म्यूनिसिपैलिटी के लिए मिनिमम एज जो है कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। 21 साल जो होती है वो पंचायत के लिए भी होती है और म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी जो होता है मिनिमम एज चाहिए होती है 21 साल मेंबर बनने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 21 ईयर्स। आर्टिकल 243 वी के अंदर लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 ईयर्स। All the executive actions of the government of India are formally taken in the name of। जितने भी एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका के जितने भी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो फॉर्मली जो है लिया जाता है किसके नाम पे, तो ये लिया जाता है किसके, प्रेसिडेंट। काम देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये क्या होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि सारे काम जो होते हैं वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। लेकिन नाम किसका लगता है, तो प्रेसिडेंट का नाम लगता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं क्या होता है, इस चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं, चीफ स्पोक्स मैन होते हैं, लेकिन नाम जो होता है वो किसका लगता है, प्रेसिडेंट का नाम लगता है। इसलिए प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। और नॉमिनल एंड टाइटुलर एग्जीक्यूटिव इनको बोला जाता है, नॉमिनल एंड टाइटुलर एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 53 के अंदर जो है वो क्या लिखा गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लिखा गया। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो जितने भी काम जो होते हैं वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन नाम जो होता है वो किसका लगता है, प्रेसिडेंट का नाम लगता है। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Consumer Protection Bill 2018 replaces the Consumer Protection Act which was enacted in। जो Consumer Protection Act था कौन से years का, उसको रिप्लेस करके जो है Consumer Protection Bill बना दिया गया 2018 का। तो ये रिप्लेस करा था Consumer Protection Act कब का था, 1986। ऑप्शन सी 1986 जो था, 1986 का Consumer Protection Act था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1986। What is the term of the elected representative of the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है उसका टर्म जो होता है कितने साल के लिए होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए जो होता है पंचायत को चुना जाता है। और पंचायत का देखिए, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसका इलेक्शन कराती है, किसका इलेक्शन कराती है, तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद जो होता है, इन सब का इलेक्शन जो होता है वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो हमारी लोकल बॉडीज है जैसे पंचायत का इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जो होता है वो कौन कराता है, तो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो इसका इलेक्शन कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, और इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया का वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कराती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन जो है सी 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है पंचायत को। Which of the following articles promote equal justice and free legal aid for all the citizens? Equal justice and free legal aid, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलेगा, तो ये लिखा गया आर्टिकल 39A। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39A के अंदर जो है वो लिखा गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड लिखा गया। और आर्टिकल 39A जो होता है ये डीपीएसपी का पार्ट बनता है। डीपीएसपी का पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो डीपीएसपी का पार्ट है पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और जो डीपीएसपी है ये हम लोग ने बोरो करा है कहां से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा। आयरलैंड ने खुद कहां से बोरो करा, तो ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो करा, आयरलैंड ने। और डीपीएसपी जो होता है ये वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट का वेलफेयर करता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड
सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो होती है कौन सी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो होता है वो प्रोवाइड करता है कौन सा, डीपीएसपी। और आर्टिकल 39(8) जो है आर्टिकल 39(a) जो है डीपीएसपी के अंदर, ये कौन सा अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो ये ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 39(a) को जोड़ा गया था, जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 43(a) लिखा गया है यहाँ पे। आर्टिकल 43(a) जो होता है ये भी डीपीएसपी का है। तो आर्टिकल 43(a) जो होता है क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की लिखा गया है आर्टिकल 43 के अंदर। और आर्टिकल 43(a) जो है ये भी ऐड करा गया था 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐड करा गया था। आर्टिकल 48(a) लिखा गया है ये भी डीपीएसपी का। और आर्टिकल 48(a) के अंदर जो है प्रोटेक्शंस लिखा गया, प्रोटेक्शंस एंड जो है प्रोटेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेफगार्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये लिखा गया है किसके, आर्टिकल 48(a) के अंदर लिखा गया है। सेफगार्डिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ लिखा गया आर्टिकल 48(a) के अंदर, जो कि डीपीएसपी का भी पार्ट बनता है। और आर्टिकल 48(a) जो है ये भी जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 39(a) जो है इसमें लिखा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 38 जो क्वेश्चन था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, आर्टिकल 43(a) जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा गया, आर्टिकल 48(a) प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आप लोग इस बार एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट्स हैव ए गवर्नर, मतलब जो गवर्नर के लिए जो होता है कौन सा आर्टिकल आता है, तो गवर्नर के लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 153, आर्टिकल 153 जो होता है, देयर शैल बी एन गवर्नर ऑफ एन स्टेट, एक स्टेट का जो होता है गवर्नर होना चाहिए, आर्टिकल 153 के अंदर लिखा गया। और एक अमेंडमेंट हुआ था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ था, जिसमें एक गवर्नर जो है, एक वन गवर्नर जो है, दो से ज्यादा स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, 2 और मोर स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, ये बोला गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बोला गया था। और इसी अमेंडमेंट में बोला गया था कि एक स्टेट का जो एक हाई कोर्ट है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये भी इसी अमेंडमेंट में बोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 153। सो गाइज ये था सेट 1। आई होप आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सीएचएसएल में पूछे गए थे, जीडी में भी, और अभी जो एग्जाम आएंगे 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको इसमें से एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया उसमें से आप लोग को ज्यादा ध्यान देना, उसे अच्छे से लिखना है, नोट्स इसके बनाने हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, और आपको एग्जाम में उसको ज्यादा मतलब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं गाइज कल सेट 2 के साथ। तो थैंक यू very much for watching this video. Thank you very much.